उसे लेडी अल कायदा के नाम से पुकारा गया। कभी उसे अल कायदा की माताहारी का नाम दिया गया तो कभी उसे कौम की बेटी करार। आज पाकिस्तान की यह महिला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसकी पुरानी कहानी एक बार फिर लोगों के सामने आ गई है। इसकी खतरनाक आतंकी प्लानिंग एक बार फिर से लोगों को डरा रही है। लोग इसी बात से खौफ खा रहे हैं कि अगर इस पाकिस्तानी महिला की साजिश कामयाब हो जाती तो दुनिया की तस्वीर आज बहुत ज्यादा भयावह होती। दोस्तों, इस महिला का नाम है आफिया सिद्दीकी। आफिया पिछले 16 सालों से अमेरिका के टेक्सास की जेल में बंद है। वो इस जेल में 86 साल कैद की सजा काट रही है। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी को सितंबर 2010 में अमेरिकी नेशनल्स की हत्या समेत 6 और अपराधों का दोषी करार दिया था। तो सवाल यह उठता है दोस्तों कि करीब 16 साल बाद आफिया सिद्दीकी आज अगस्त 2026 में वायरल क्यों है? इसका जवाब है एक किताब, और इस किताब का नाम है बायोलॉजिकल वॉर अ सिनेरियो। 28 जुलाई 2026 को रिलीज हुई इस किताब को लिखा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और बेस्ट सेलिंग राइटर एनी जैकबसन ने। एनी वॉर, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री, गवर्नमेंट सीक्रेट्स जैसे मुद्दों पर रिसर्च और रिपोर्टिंग भी कर चुकी है, और इन्हीं अनुभवों को उन्होंने किताबों की शक्ल दी है। इससे पहले उन्होंने न्यूक्लियर वॉर, फर्स्ट प्लाटून और सरप्राइज किल वेनिस जैसी किताबें लिखी हैं उन्होंने, और बायोलॉजिकल वॉर उनकी सबसे लेटेस्ट यानी कि सबसे नई किताब है। और इसी किताब की लॉन्चिंग के बाद आफिया सिद्दीकी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। असल में इस किताब में उन्होंने बायोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ साथ बायो वेपन के आतंकियों के हाथ लगने के बारे में लिखा है, और यह सीधे सीधे पाकिस्तानी महिला आतंकी आफिया सिद्दीकी से कनेक्ट होता है, जो अमेरिका की जेल में इस वक्त बंद है। भले ही आफिया को अमेरिकी नेशनल्स की हत्या की कोशिश का दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई गई है, लेकिन उसे आतंकी संगठन अल कायदा के बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम का लीडर भी माना जाता है। An Al-Qaeda terrorist that was captured. She's actually now in Texas in a mental institution for the rest of her life. Her name's Afia Siddiqui. आफिया का जन्म साल 1972 में कराची में हुआ था। पिता सलाह सिद्दीकी ब्रिटिश ट्रेंड न्यूरोसर्जन थे, और पूरा परिवार ब्रिटेन के मैनचेस्टर और जाम्बिया में रह चुका है। आफिया के भाई का नाम मोहम्मद और बहन का नाम फौजिया है। तीनों भाई बहन की पढ़ाई पाकिस्तान से बाहर हुई है। आर्किटेक्चर का काम करने वाला भाई मोहम्मद ह्यूस्टन में रहता था। 1990 में आफिया भी स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका चली गई और उसी के साथ रहकर पढ़ाई करने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से उसने अंडर ग्रेजुएट किया। फिर आफिया ने MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बायोलॉजी में BS यानी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद आफिया ने मैसाचुसेट्स के ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी से PhD भी किया था। लेकिन इतनी पढ़ाई करने वाली आफिया FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गई। यहां तक कि उस पर अल कायदा की बायो वेपन बनाने वाली टीम का लीडर होने का भी आरोप है। एनी जैकबसन ने ना केवल FBI और CIA की जांच की रिपोर्ट के आधार पर अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, बल्कि उन्होंने हाल ही में जो रोगन के साथ किए गए पॉडकास्ट में इसे खुद बताया भी है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। An Al-Qaeda terrorist that was captured. She's actually now in Texas in a mental institution for the rest of her life. Her name's Afia Siddiqui. She's an MIT-trained biologist, related by marriage to Khalid Sheikh Mohammed. Okay? And she was leading the biological weapons program. This is according to the CIA officer. तो पाकिस्तान के कराची में जन्मी आफिया मैसाचुसेट्स से कैसे अल कायदा की बायो वेपन की हेड बन गई, यह बड़ा दिलचस्प है। बताया जाता है कि पढ़ाई के दौरान ही वो MSA यानी मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन में शामिल हो गई थी। MSA पर ओसामा बिन लादेन के एक तरह से कह लें गुरु अब्दुल्ला अज़ाम का प्रभाव पड़ चुका था। अब्दुल्ला अज़ाम ने ब्रुकलिन की फारूक मस्जिद में अल किफा रिफ्यूजी सेंटर की शुरुआत की थी। कहने को तो यह संगठन रिफ्यूजीज की मदद के लिए बना था, लेकिन इसमें कई इस्लामिक रेडिकल्स लोग भी शामिल थे। यह संगठन अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों के लिए फंड्स इकट्ठा करता था और दुनिया भर से लोगों को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भर्तियां करता था।
एमएसएस से जुड़ने के बाद आफिया ने अल कीफा रिफ्यूजी सेंटर में वॉलंटियर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। आफिया इस संगठन के लिए फंड्स इकट्ठा करती थी, यानी चंदा इकट्ठा करती थी, और यहीं से आफिया की सोच बदलती चली गई, जबकि एक पढ़े लिखे परिवार से आती थी, न्यूरोसर्जन की बेटी थी। आपको बता दूं कि ब्रुकलिन की इसी फारूक मस्जिद को अमेरिका में अल कायदा का सेंटर माना जाता है। आफिया के पूर्व पति डॉक्टर अमजद ने बताया था कि 2001 के हमले के बाद आफिया लगातार अमेरिका छोड़कर पाकिस्तान लौटने का दबाव डाल रही थी, और इतना ही नहीं, वो अमजद को अफगानिस्तान जाने के लिए भी मजबूर कर रही थी, और इनकार करने पर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाया करती थी, और इसी वजह से दोनों का तलाक भी हो गया था। अमजद के मुताबिक आफिया अमेरिका में ही अल कायदा के संपर्क में आ चुकी थी, और तलाक के बाद कराची में रहते हुए उसने इस संबंध को और ज्यादा मजबूत बना लिया। अमजद के मुताबिक आफिया ने कराची में अम्मार अल बलूची से दूसरी शादी कर ली थी। अम्मार न केवल अल कायदा का मेंबर था, बल्कि 9/11 की प्लानिंग करने वाले खालिद शेख मोहम्मद का भतीजा था। खालिद की यह तस्वीर आप लोगों को याद होगी। 1 मार्च 2003 को खालिद को पाकिस्तान के रावलपिंडी में गिरफ्तार किया गया था। तो पाकिस्तान ने केवल ओसामा बिन लादेन को ही नहीं छुपाया हुआ था, बल्कि 9/11 के मास्टरमाइंड को भी शेल्टर दिया हुआ था। वो तो अमेरिका का प्रेशर इतना ज्यादा था कि खालिद को गिरफ्तार करना पड़ गया। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में खालिद शेख मोहम्मद ने ही आफिया सिद्दीकी का नाम लिया था, और यहीं से FBI और CIA के कान खड़े हो गए थे। फिर आफिया की तलाश शुरू हुई। आफिया कराची में रहती थी। खालिद की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद आफिया अपने 3 बच्चों के साथ गायब हो गई, लापता हो गई। 5 साल बाद 17 जुलाई 2008 को वो अफगानिस्तान में गजनी के बजाजी मस्जिद के बाहर पकड़ी गई थी। उसके साथ उसका केवल एक ही बेटा था। उसकी पहचान होने के बाद आफिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब इस गिरफ्तारी को CIA ने 5 साल में अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर बताया था। उसके पास जो बैग बरामद हुआ था, उसमें बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के फॉर्मूले, कई खतरनाक केमिकल्स और न्यूयॉर्क की कई महत्वपूर्ण जगहों की लिस्ट भी बरामद हुई थी। अब एनी जैकबसन बता रही हैं कि आफिया रेबीज और चिकन पॉक्स का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन तैयार कर रही थी, जो हवा से फैल सकता था। In her handbag, she had plans to create a genetically modified pathogen that mixed rabies with chickenpox. Think about that. Imagine airborne rabies. Rabies, like pneumonic plague, is one of the only other pathogens that has 100% death rate without countermeasures. यानी अगर ये बायो वेपन बन गया होता तो दुनिया में तबाही ही तबाही मच जाती, लेकिन उससे पहले ही आफिया को गिरफ्तार कर दिया गया था। और सोचिए, ये जो जॉम्बीज वाली मूवीज देखते हैं ना आप, तो रेबीज और वो जो बन जाती वो वायरस, तो वही हाल होता। और शायद तभी आफिया FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल थी। अच्छा, एक और गजब की बात ये कि 17 जुलाई 2008 को आफिया को गिरफ्तार किया गया था, और इसकी खबर CIA और FBI को दे दी गई थी। अमेरिकी टीम पूछताछ के लिए 18 जुलाई को गजनी पहुंच गई थी। गजनी के पुलिस स्टेशन में आफिया से पूछताछ चली रही थी कि आफिया ने वहां रखी हुई M4 कार्बाइन उठाकर वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, यानी उसे हथियार चलाने भी आता था। आफिया की गोली से तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जवाबी फायरिंग में आफिया सिद्दीकी घायल जरूर हुई थी। करीब 20 दिन इलाज के बाद 4 अगस्त 2008 को आफिया को अफगानिस्तान से अमेरिका लाया गया, और फिर 2010 में उसे 86 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि इस बीच उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने की वजह से उसे टेक्सास के मेंटल इंस्टीट्यूट में रखा गया है। आफिया के बेटे को 2008 में ही पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। अच्छा, इस पूरे केस में एक और पहलू दोस्तों ये है कि आफिया और उसके घर वालों का दावा है कि कराची से उसे उसके बच्चों समेत अगवा कर लिया गया था। उसे अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस में बंदी बनाकर रखा गया, और फिर 2008 में उसकी गिरफ्तारी दिखा दी गई थी। पाकिस्तान आज भी अमेरिका के इस घोषित आतंकी को एक हीरोइन मानता है। पाकिस्तान में आफिया को छुड़ाने के लिए कई आंदोलन हो चुके हैं, कई प्रदर्शन किए जा चुके हैं। यहां तक कि आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान ने
कौम की बेटी का भी तमगा दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2024 में तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से आफिया को माफी देने और जेल से रिहा करने की भी अपील की थी। तो दोस्तों, आप समझिए कि पाकिस्तान का आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति क्या नजरिया है। अमेरिकी रिपोर्ट्स ये साबित कर चुकी है कि आफिया बायो वेपन बना रही थी, लेकिन पाकिस्तान को अपने कौम की बेटी को रिहा करवाना है। खैर, आफिया फिलहाल अमेरिकी नेशनल्स पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में 86 साल की जेल की सजा काट रही है और उम्मीद है कि उसकी सारी जिंदगी जेल में ही बीते और मौत भी उसे वही नसीब हो, ताकि दुनिया को सबक मिले कि पाकिस्तानियों से कितना सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो पर? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पाकिस्तान का काला चेहरा लोगों तक आता रहे विद फैक्ट्स। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।